हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न जो कल के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कल के एग्जाम के लिए बहुत बेटर है, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है उत्तल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, आपका आंसर है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, कहने का मतलब कि कोई भी रिफ्लेक्शन है, कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण, जैसे मान के चलिए कि लाइट है, कोई भी टॉर्च है, ये टॉर्च है, जब इसकी किरण क्या होती है, जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है, कहने का मतलब कि एक अगर टॉर्च बार दे, मान के चलो ये टॉर्च है, ठीक है ना, ये टॉर्च है और ये हमारा उत्तल लेंस है। जब यहाँ से हम टॉर्च मारेंगे तो कहाँ जाएगा, तो उत्तल लेंस पर जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस पर जाएगा, तो प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें, क्या आपने समझा कि प्रकाश की किरणें कहाँ पर गया, तो उत्तल लेंस पर जाकर आपतित हुआ, यानी पहुंचा, ठीक है ना। आपतित होती है तो वह परिवर्तित होकर एक ही बिंदु पर मिलती है या एक ही बिंदु पर अपसारित हो जाती है। कहने का मतलब कि जब हम एक टॉर्च बारते हैं, कहाँ पर बारते हैं, तो उत्तल लेंस पर बारते हैं, ठीक है ना। कौन से दर्पण के सामने बारते हैं, एक जो हमारा टॉर्च है वो कौन से दर्पण के सामने बारते हैं, तो उत्तल लेंस के दर्पण के सामने बारते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस के सामने पर बारते हैं, ठीक है ना, उत्तल लेंस पर बारते हैं। तो वह क्या होता है, वह पूरा प्रकाश जो होता है, जो टॉर्च का प्रकाश जो होता है वह अपसारित होता है, ठीक है ना। अपसारित होता है यानी एक ही बिंदु पर मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है कि एक ही बिंदु पर मिलता है या अपसारित होता है, ठीक है ना। एक ही बिंदु पर अपसारित होता है। इसी कारण से, ठीक है ना, इसी कारण से उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। इसी कारण को क्या कहा जाता है, इसी कारण उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वह जितना भी वह प्रकाश का केंद्र है वो सब एक ही बिंदु पर मिलता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस पर। चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टि दोष क्या है, ठीक है ना। दृष्टि दोष क्या है, वो कल के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो मानव का जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। जिन व्यक्तियों के, देखिए, जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिनके नेत्र पर, जिनके जो नेत्र में जो रेटिना है उस रेटिना पर उनका प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी वह किसी भी व्यक्ति को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, समझ में है ना। दूर रखी वस्तु हो या नजदीक रखी वस्तु हो, उसको साफ साफ वह नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। वह साफ साफ नहीं देख पाते हैं। कोई अक्षर है तो नहीं पढ़ पाते हैं, या दूर कोई चीज है तो उस चीज को नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। इतना समझे। तो जिस व्यक्तियों के, यानी जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, प्रतिबिंब रेटिना का मतलब क्या हुआ कि वह किसी भी व्यक्ति को वह साफ साफ नहीं देख पाता के नेत्र में, जिस व्यक्ति के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, यानी ऐसा व्यक्ति जो सही साफ साफ नहीं देख पाता, ठीक है ना, रेटिना पर नहीं बनता, उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है, ठीक है ना। वैसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं उन्हें कहा जाता है कि कौन सा दोष है, तो दृष्टि दोष है, ठीक है ना, दृष्टि दोष है। अब बात कर लें कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 4 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। दूसरा नंबर है दूर दृष्टि दोष। तीसरा नंबर है अबिंदुता, ठीक है ना। और चौथा नंबर है दूरदर्शिता, ठीक है ना, ज्यादा दूरदर्शिता। चौथा नंबर क्या है, तो ज्यादा दूरदर्शिता, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद वाली क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है, ठीक है ना। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है ना। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है ना। किसी चालक में, ठीक है ना, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली, ठीक है ना, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब कि चालक मैंने कहने का मतलब क्या कि वैसा चीज जो धातु हो, ठीक है ना, वैसा चीज जो धातु हो जिसमें करंट माने एक छोर से दूसरे छोर में आसानी से जा सके, ठीक है ना। जैसे बिजली जो है, विद्युत जो है, एक छोर से दूसरे छोर पर चली जाएगी, उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जो जा रही है उसे विद्युत धारा, ठीक है ना। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपका एम्पियर होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी सही है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और विद्युत धारा को, ठीक है ना, विद्युत धारा को क्या चीज से मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा को क्या चीज से मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। समझ में आया ना, आगे समझिए। देखिए,
नेक्स्ट इसके बाद वाली प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है, जैसा हम लिखे हैं वैसा ही जाकर एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है ना। अलग अलग उसका परिभाषा जो ऐसे लिख दिया जाता है तो वैसे मत लिखिएगा, अंतर जब भी लिखना होगा तो इस तरीके से लिखिएगा, तो आपका जो भी नंबर है वो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो अंतर लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसी तरीके से बता रहे हैं ताकि आप भी वैसा ही जाकर लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में, देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, पहला नंबर समझ है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इसे एसी कहते हैं और इसे डीसी कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिए धारा का मान, इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, धारा का मान और दिशा, धारा का मान तथा दिशा, ठीक है ना। दिशा समय के साथ क्या होता है, तो दोनों बदलता है, क्या होता है, तो समय के साथ दोनों बदलता है। कौन सी धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है ना। और बारी है इसमें, तो इसमें केवल धारा का मान बदलता है, इसकी दिशा एक ही होता है, ठीक है ना। दिष्ट धारा में क्या होता है, तो धारा का मान बदलता है, इनकी जो दिशा होता है वो एक ही होता है। याद हुआ, अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर समझा जाए तो इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। एसी की बात करें यानी प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो इसे आसानी से हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। जब इसकी बात करें क्या चीज की, तो दिष्ट धारा यानी डीसी, ठीक है ना। दिष्ट धारा यानी क्या हुआ, डीसी की बात करें तो इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, ठीक है ना। इसे हम उत्पन्न करते हैं तो इसमें बहुत सारी कठिनाई होती है, समझ में आया ना। चलिए इसके आगे समझते हैं। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। कहने का मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा को हम आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, तो एसी से डीसी में बदल सकते हैं, यानी एसी से है डीसी में हम करंट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डीसी को यानी दिष्ट धारा को इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है। कहने का मतलब कि हमारा डीसी करंट को हमको एसी में बदलना होगा तो काफी कठिनाई होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद वाली प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाली क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। वैसी अभिक्रिया, ठीक है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन को परस्पर मिला देने पर, कहने का मतलब कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक मिलाया जाता है। यौगिक समझ में आता है ना, यौगिक यानी दो तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, तो दो यौगिक को मिलाते हैं, ठीक है ना। यौगिक बने यानी शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो यौगिकों के जलीय विलयन को परस्पर मिला देने पर, कहने का मतलब कि दो यौगिक होगा कौन से रूप में, तो जलीय विलयन के रूप में, ठीक है ना। जलीय विलयन के रूप में, जैसे आप शरबत घोरते हैं उसके जैसा, ठीक है ना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन को परस्पर मिला देने से एक ठोस पदार्थ अवक्षेपित होता है। कहने का मतलब कि दो आपको यौगिक लेना है, यौगिक का उदाहरण क्या हो सकता है, तो यौगिक का उदाहरण आपका तो जल है। यौगिक का उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया। अवक्षेपित पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, तो अवक्षेपित यानी एक, जैसे कहने का मतलब कि दो यौगिक ले लेते हैं, दो यौगिक का विलयन है, ठीक है ना। दो यौगिक का विलयन है, अगर उसको आपस में मिलाते हैं तो क्या कौन सा रूप ले लेता है, तो ठोस का रूप ले लेता है, यानी ठोस पदार्थ के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, उसे क्या कहते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपित पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अवक्षेपित कहते हैं। कहने का मतलब कि वह दही के जैसा जम जाएगा। जैसे मान के चलिए दो यौगिक ले लिए और उसको आपस में मिला दिए, ठीक है ना, और वह दही के जैसा जम गया तो उसे क्या कहते हैं, तो अवक्षेप कहते हैं, ठीक है ना, दही के जैसा, ठीक है ना। उदाहरण में जल में बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, जल में क्या मिलाते हैं, तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। जल में यहाँ पर बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं और सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। जल में जैसे बेरियम क्लोराइड आपका एक यौगिक हो गया और एक सोडियम सल्फेट आपका यौगिक हो गया, ठीक है ना। दोनों विलयनों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, दोनों को, जैसे ये आपका यौगिक हुआ, ठीक है ना, बोरियम क्लोराइड आपका यौगिक हुआ, ठीक है ना, और ये यौगिक हुआ, ठीक है ना, यौगिक हुआ। दोनों को जब आपस में मिला देते हैं, दोनों कौन से रूप में है, तो दोनों विलयन के रूप में है। कौन से रूप में है, तो विलयन के रूप में है। दोनों को क्या करते हैं, दोनों विलयनों को हम आपस में मिला देते हैं। दोनों विलयन को क्या करते हैं, उसमें आसानी माने आपस में मिला देते हैं। मिला देने पर क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो दही जैसा, ठीक है ना, दही के जैसा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर सूत्र आपका, यहाँ पर जो समीकरण है वो समीकरण भी दिया गया है। ये आपका बोरियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम
सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट हो गया। तो दोनों को मिलाने पर क्या होता है, और ये क्या बन गया, तो आपका बेरियम सल्फेट हो गया। और सोडियम क्लोराइड आपका, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड आपका नीचे बैठ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड आपका ये हो जाएगा, और उसका सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, और आपका बेरियम सल्फेट, और आपका बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, तो नीचे अवक्षेप की तरह बैठ जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए इसके आगे समझते हैं। देखिए समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण दे, ठीक है ना। इसके बाद वाली प्रश्न है कि समजाति श्रेणी क्या है, उसका उदाहरण देना है। कार्बनिकों का, ठीक है ना, कार्बनिको यौगिकों का, कहने का मतलब कि वैसा यौगिक जो कार्बन से मिलकर बना हो, कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिकों का वैसी श्रेणी जिनमें समान क्रियाशील समूह वर्तमान रहते हैं। कहने का मतलब कि कार्बनिक यौगिकों का वैसा समूह जिसकी क्रियाशील क्या हो, तो समान हो, जिसकी क्रियाशीलता क्या हो, तो समान हो, जिसकी क्रियाशीलता समान हो, श्रेणी में समान हो, ठीक है ना। तथा श्रेणी के किसी दो क्रमगत सदस्यों की रचना में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि दो क्रमगत, ठीक है ना, दो क्रमगत सदस्यों की रचना में CH2, ठीक है ना, CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, यानी AC हुआ तो H2 हुआ, जब ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी सामान्य जिसका अंतर हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उस अंतर को क्या कहते हैं, तो उस अंतर को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बात कर ले तो मीथेन हो गया, ठीक है ना, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना, पेंटेन हो गया, ये जो भी चीज है ये सब क्या है, तो समजातीय श्रेणी है, ठीक है ना। ये तो क्या है, तो समजातीय श्रेणी है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए वैसी प्रक्रिया, ठीक है ना, वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ जो है, पौधा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है ना। वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा, ठीक है ना, वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है ना, पर्णहरित, ठीक है ना, पर्णहरित की सहायता से अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज, ठीक है ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका जल। हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं, तो संश्लेषित करते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं, तो संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करने के बाद में क्या बनता है, तो आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, तो ग्लूकोज, और ये आपका ऑक्सीजन बनता है, ठीक है ना। तो जो संश्लेषित करके जो ग्लूकोज तैयार करते हैं, जो आपका ऑक्सीजन बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो इस सब ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही तक। उम्मीद करते हैं कि कल आप बहुत बढ़िया से जाकर लिखिएगा और अपना बेस्ट जरूर देना ना भूलिएगा, ठीक है ना, अपना बेस्ट देना ना भूलिएगा। अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा तो बेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना।